हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं जैव प्रक्रम चैप्टर का। जी हाँ, आपकी साइंस का 5th चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम है, उसका ये सेकंड पार्ट है और कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर को हम समाप्ति पे ले जा पाएँ। ठीक है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाइए और देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है पाचक ग्रंथियाँ। देखो, इससे पहले अगर नहीं देखा है तो हमने लास्ट जो ख़त्म किया था, मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट हमने यहाँ पर गुदा तक ख़त्म कर दिया था। आज हम यहाँ से पाचक ग्रंथियाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दो। पाचक ग्रंथियाँ सबसे पहला होता है, इसके अंदर टाइप्स लार ग्रंथियाँ, यकृत, लीवर या फिर जठर ग्रंथियाँ और अग्नाशय। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप्स हो गए। सबसे पहले हम देखते हैं लार ग्रंथियाँ, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार मुख गुहा में स्रावित होने वाला एक चिकना द्रव है। लार जो हमारे, सही समझा आपने, लार क्या होती है? जो हमारे मुंह में अभी वो बोलते हैं ना, लार टपक रही है, तो ये वही चीज़ है लार, है ना, जो सलाइवा होता है। लार तो मुख गुहा, हमारे मुंह के अंदर स्रावित होने वाला, है ना, जो मतलब फ्लो होता है, चिकना द्रव है जो लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में सहायक है। भोजन को पचाने में कैसा सहायक है? मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहली पैरोटिड, फिर है सब मेड्यूलर और फिर है सब लिंगुअल। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं यकृत को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवर या यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका भार लगभग 1.5 kg यानी कि बोले तो 1.5 kg होता है, 1.5 किलो होता है। यकृत में एक थैली लटकी हुई होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, और यकृत से स्रावित पित्तरस इसी पित्ताशय में एकत्रित होता है और आवश्यकता अनुसार भोजन के पाचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं श्वसन को। ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्वसन। ठीक है, देखिए श्वसन के बारे में आपको समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसे हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जीवधारी के शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या बोला मैंने? वह प्रक्रिया, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा किसी जीवधारी के शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया में श्वास लेने की प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है। ठीक है, अथवा वह प्रक्रम जिसमें भोजन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है तथा CO2 एवं जल मुक्त होते हैं, इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। श्वसन सभी जीवधारियों ब्रैकेट में जंतुओं एवं पौधों का एक विशेष गुण है। श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। क्लियर है? तो देखिए, ये टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मोस्ट ऑफ मतलब देखा जाता है कि एग्जाम में सब हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। स्टार लगा दिया मैंने। देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। देखिए, मतलब ये उपस्थिति में हो रहा है और ये अनुपस्थिति में हो रहा है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का पूर्ण विघटन होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता है। इसके बाद इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 तथा जल बनते हैं। ठीक है, और इसमें इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद इथेनॉल तथा CO2 बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 38 ATP अणु। और यहाँ पर देखें, अवायवीय श्वसन में काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP अणु। श्वसन की यह विधि बहुकोशिकीय जीवों में होती है, मानव, गाय, पक्षी आदि हम सब में। और श्वसन की यह विधि जो होती है वो सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों में पाई जाती है, यीस्ट और जीवाणु जैसे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। देखो, ये ग्लूकोज का एक आपको स्ट्रक्चर समझना है। ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना, भोजन का। और पायरुवेट प्लस ऊर्जा इसके अंदर होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 प्लस ऊर्जा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये मानव श्वसन तंत्र है, इसको आपको समझना है ना। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से हैं, तो उस डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम मानव में परिवहन। तो देखिएगा, मानव में परिवहन क्या है, ध्यान समझिएगा इसे। देखिए, मानव शरीर में आवश्यक पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान
मतलब एक कादी को एक स्थान से समस्त कोशिकाओं तक, है ना, जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। परिवहन मतलब क्या होता है, देखो हम मानव में परिवहन समझ रहे हैं। परिवहन मतलब कि जो हमारा रक्त है या फिर जो हमारा ऑक्सीजन है, पोषक तत्व है, इन सबको हमें अपनी सारी कोशिकाओं में पहुंचाना है ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए। तो परिवहन मतलब ट्रैवल, यानी कि हमारा जो ये ऑक्सीजन और ये पोषक तत्व है, इनको हमें पहुंचाना है कोशिकाओं में, तो वो ट्रैवल करके जा रहा है, तो ये चीज़ है परिवहन। तो एक स्थान से समस्त कोशिकाओं तक पहुंचने को क्या बोलते हैं, परिवहन कहते हैं। और मानव में परिवहन के लिए एक विकसित अंग तंत्र बना हुआ है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। और इसके प्रमुख अंग हैं, सबसे पहला रुधिर है, रुधिर आपको बताइए, रुधिर वाहिनियाँ और हृदय, ठीक है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे पास। सबसे पहले हम रक्त को समझते हैं, यानी कि रुधिर को समझते हैं। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रक्त और रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। यह हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, मतलब खून जो होता है थोड़ा सा खट्टा होता है। 7.3 से 7.7 इसका pH मान होता है। और जल से अधिक श्यान तथा स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है। जल से अधिक श्यान मतलब जल से अधिक गाढ़ा होता है, और स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की औसत मात्रा जो लगभग होती देखी गई है, वो कितनी होती है, 5 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 लीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है, ठीक है। कितना होता है, शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है, ठीक है। इसके बाद रुधिर के तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। अब रुधिर के अंदर देखो क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर, तो देखो खून के अंदर 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है, रुधिर कोशिकाएं होती हैं। क्या, रुधिर कोशिकाएं। और रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है। इनको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले प्लाज्मा समझते हैं कि यह हल्के पीले रंग का क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। यह रुधिर के 55% भाग को बनाता है, और प्लाज्मा में लगभग 90% जल, 8% कार्बनिक पदार्थ और 2% अकार्बनिक यौगिक होते हैं। प्लाज्मा का मुख्य कार्य पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना तथा हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी तक पहुंचाना होता है, उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना होता है। शरीर में हार्मोन्स का परिवहन का कार्य भी प्लाज्मा द्वारा ही किया जाता है। फिर है रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं। तो ध्यान समझते हैं इस बात को, रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और इनके निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी एवं फोलिक अम्ल सहायक होते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स भी होता है और सेल्स भी होता है, बहुत सी जगह देख लीजिएगा, है ना। हमें तो हिंदी से मतलब है भाई। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, तो दोबारा से, लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। इनके निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी एवं फोलिक अम्ल सहायक होते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये दोबारा से रिन्यू होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो याद रखिएगा, रक्त का जो रंग है वो किसकी वजह से लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया रोग। अब आता है वाइट ब्लड सेल्स, WBC, और श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और पीलिया में भी होता है। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। अभी आपने देखा कि उनका लाल रक्त कणिकाओं के कब था, उनका जो जीवन काल था वो कब तक का था, वो 120 दिन का था। और दिन का देखिए सिर्फ 2-4 दिन का होता है, 2 से 4 दिन का होता है। इनका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। WBC का सबसे अधिक 60 से 70% न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। ये रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट्स, बिम्बाणु बोलते हैं इसको। यह मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इनमें केंद्रक नहीं होता और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करना है, ठीक है। रक्त का थक्का क्या होता है, जब हमें चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा क्लॉटिंग होती है, यानी कि हमारे बाहर की तरफ जो खून होती है उसकी परत जम जाती है ना, उसी को रक्त का थक्का जमना बोलते हैं, ठीक है। अगर वो किसी को प्रॉब्लम होती है उससे, वो नहीं, अगर थक्का जमता तो खून उसका बहता चला जाएगा। रक्त के कार्य, तो रक्त के कार्य को देख लेते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना इसका कार्य है। पचे हुए भोजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, शरीर में बने अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, शरीर के ताप को नियंत्रित रखना और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना होता है, ठीक है। अब आता है रक्त वाहिनियाँ। तो देखिए,
यह शरीर में रक्त के परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग होती हैं। इनके द्वारा शरीर में रक्त का परिवहन होता है और यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है धमनी और दूसरी है शिरा। तो देखिए सबसे पहले इनके बीच में अंतर देख लेते हैं। धमनी और शिरा में अंतर क्या है कि धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, है ना, धमनियाँ। लेकिन शिरा क्या करती हैं? शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अंगों से हृदय तक ले जाती हैं। इनकी भित्तियाँ मोटी तथा लचीली होती हैं और इनकी भित्तियाँ पतली तथा कम लचीली होती हैं। धमनियों में कपाट नहीं होते और शिराओं में कपाट होते हैं। ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं और ये शरीर के बिल्कुल ऊपरी सतह के पास स्थित होते हैं। इनमें रक्तदाब जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो बहुत अधिक होता है और इनमें रक्तदाब कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, इसके बाद मानव हृदय। ठीक है, इसके बाद एक दो चीज़ और है। ठीक है, लास्ट नहीं है, बस एक दो चीज़ और है और टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मानव हृदय को समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने समझा दूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा एंड तक। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय को समझते हैं। तो मानव हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से बना खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का अंग होता है। ठीक है, यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर स्थित होता है और यह एक दोहरी भित्ति के झिल्लीमय आवरण से घिरा रहता है। इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है, ब्लड को पंप करने का। ठीक है, और इस कार्य के लिए हृदय सिकुड़ता तथा शिथिल होता रहता है, मतलब सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, इस तरीके से होता रहता है। और हृदय के सिकुड़ने को हम क्या कहते हैं? प्रंकुचन, सिस्टोल, तथा शिथिल होने को अनुशिथिलन यानी कि डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 ऊपरी कक्ष आलिंद कहलाते हैं और ये रक्त प्राप्त करते हैं। 2 निचले अपेक्षाकृत बड़े कक्ष निलय कहलाते हैं। आलिंद और निलय याद रखना है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, इसको डायग्राम को आप बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको समझ लीजिएगा किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में हम पादपों में परिवहन। हमने तो मनुष्य में देख लिया, मानव में, अब पादपों में तो देखना है, तो पादपों में भी देख लेते हैं। पौधों को जल तथा खनिज मिट्टी से प्राप्त होते हैं, जिसे जड़ों के द्वारा अवशोषित कर विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता है और वही पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में बनाया जाता है, जिसे पत्तियों से पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार पौधों में जल, खनिज तथा भोजन का परिवहन होता है। पौधों में परिवहन का कार्य संवहन ऊतकों द्वारा होता है। संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम हो गया और एक फ्लोएम हो गया। तो जाइलम में क्या है, इसका कार्य क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और फ्लोएम का कार्य पत्तियों में बने भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाते हैं। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में क्या है? जीवधारियों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और जीवों की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया होती रहती हैं। इन क्रियाओं में कुछ बेकार व विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं तथा शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये उत्सर्जन हो गया हमारा। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन के लिए एक विकसित उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है, जिसमें निम्नलिखित अंग होते हैं: एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो इनको ध्यान से समझ लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इतना ही मैं आज करा रहा हूँ, बस लास्ट टॉपिक है हमारा। देखिए, उपापचयी क्रियाओं में बने नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ रुधिर के साथ मिलकर वृक्क में पहुंचते हैं, जहां वृक्क द्वारा बनकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब पादपों में उत्सर्जन है लास्ट, कि पादपों में उत्सर्जन जंतुओं से बिल्कुल भिन्न तरीके से होता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन, जो कि पौधों के लिए एक, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक प्रकार का अपशिष्ट उत्पाद है, को पत्तियों के रंध्र द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। पौधों में अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर दिया जाता है और पादपों में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पौधों से गिरने वाली पत्तियों, रेजिन, गोंद आदि के रूप में उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, समझ आई मेरी बात? ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, जिसको आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही था हमारा पूरा चैप्टर, जैव प्रक्रम, जो कि मैंने 2 वीडियो में आपको खत्म कर दिया। ठीक है, ये नोट्स भी हैं आपके लिए, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सके अपना लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय गाइस।